जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 विज्ञान का लेसन है दहन और ज्वाला। क्लास में डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं लॉन्ग में, यहाँ पर वन शॉट है दहन और ज्वाला का कंप्लीट लेसन एक ही वीडियो में रहेगा। यहाँ देखिए दहन क्या है। दहन क्या है, वो दहन क्या है पूछा जाएगा क्वेश्चन, तब बोलेंगे क्या, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, दहन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊष्मा प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। दहन को अंग्रेजी में कहते हैं कम्बशन। अब देखिए दहन जो है से पदार्थ जो है जलेगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में, केवल ज्वलनशील पदार्थ ही जलेगा। ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में ईंटा पत्थर भी जलेगा, ज्वलनशील पदार्थ। अब देखिए यहाँ दाह्य पदार्थ, ये दाह्य पदार्थ का ही एक और का नाम है ज्वलनशील पदार्थ। तो दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, जिस पदार्थ का दहन होता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है दहन कहलाता है। और दहनशील पदार्थ को ईंधन भी कहते हैं। दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ को दहनशील पदार्थ बोले या ज्वलनशील पदार्थ, उसी को ईंधन भी कहते हैं। ये जो ईंधन होते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब भी जलेंगे तो क्या देंगे, ऊष्मा देंगे और प्रकाश देंगे। अब देखिए यहाँ उदाहरण के लिए है लकड़ी जलेगा, मैग्नीशियम का फीता, कास्ट कोयला। कास्ट कोयला मतलब लकड़ी का कोयला। अब देखिए उत्पादन, देखिए जब कास्ट कोयला चाहे लकड़ी के कोयला या मैग्नीशियम के फीता, ये सभी यानी कि जो भी दहनशील पदार्थ है वो जलेगा तो क्या क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, ज्वाला भी निकलता है ज्वाला के रूप में, कभी कभी लौ के रूप में, ज्वाला के रूप में जो लपटे, आग के जो लपटे निकलती है ऐसे करके इसी को ज्वाला कहते हैं। और लौ के रूप में खाली जो ब्लू टाइप के जो जलता है वह लौ के रूप में रहता है। जैसे में गैस का चूल्हा पर जो गैस जलता है ब्लू लौह में, वह लौह के रूप में। अब देखिए मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ में ऊष्मा मिलेगा। ऊष्मा मतलब गर्मी जो जलता है जिससे, और साथ में प्रकाश निकलेगा। अब देखिए लकड़ी के कोयला को जलाएंगे वायु के उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अच्छा वायु के उपस्थिति में ही क्यों जलाते हैं, क्योंकि वायु में 21% क्या होता है जी, O2 होता है। O2 मीन्स का ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा गैस, और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा।
यहाँ देखिए मैग्नीशियम के फीता को चिमटा से पकड़ करके जलाया जा रहा है। तो क्या ऊष्मा तो यहाँ तो गर्मी निकलेगा ही, और साथ साथ प्रकाश भी निकल रहा है। और नीचे जो है से ऑक्साइड के रूप में, मैग्नीशियम के ऑक्साइड के रूप में यहाँ धूल के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है वह दाह्य पदार्थ कहलाएगा, और वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं लहरे वह अदाह्य पदार्थ कहलाएगा। जैसे में लोहे के कील हो गया, पत्थर के टुकड़े, ईंट, मिट्टी, बालू, ये सारे क्या हो गए? ग्लास, ये सब अदाह्य पदार्थ है। इनको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने से ये सारे पदार्थ नहीं जलेंगे। लेकिन इधर दाह्य पदार्थ में आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल जलने वाला है, लकड़ी जलने वाला है, कागज जलेगा, मिट्टी का तेल तो और तीव्रता से लहरेगा, आस्टरा भूस है ये भी तेजी से लहरेगा, माचिस का तीली है, लकड़ी का कोयला है, ये सभी दाह्य पदार्थ में आएंगे। अब देखिए हम जितने भी दाह्य पदार्थ हैं ये सारे को ईंधन नाम रखते हैं, ईंधन भी कहते हैं। सारे का है ईंधन है। और जो हम लोग वो जो है हमारे शरीर में सभी जीवित प्राणी जो है से हमारे शरीर में जो भोजन लेते हैं ये भी एक प्रकार का हमारे लिए या हम लोगों के लिए ईंधन के रूप में, ईंधन भी कह सकते हैं इसे भी। तब भोजन भी क्या है जी? ईंधन है। यह भी क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होते हैं, माने कि महीन महीन कणों में टुकड़े होके शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊष्मा भी निकलता है, इसीलिए हम लोगों का, मनुष्यों का शरीर का टेम्परेचर, तापमान कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में 97-98 लगभग यही होता है। अब देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सारे भोजन अपघटित होता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े सरल से सरल में टूट करके शरीर में एनर्जी देने का काम करते हैं। और वही एनर्जी क्या? ऊष्मा के कारण, उसी के ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है और हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। ये सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में नहीं। आगे देखिए, यहाँ देखिए कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दहन का शर्त यही है कि ऑक्सीजन रहेगा तो जलेगा। कितनों भी बड़ा से बड़ा ज्वलनशील पदार्थ ले आए, चाहे पेट्रोल ही क्यों न हो, चाहे CNG या LPG ही क्यों न हो, तीव्रता से जलने वाला कोई भी ईंधन लाएंगे, यदि ऑक्सीजन नहीं उसे मिलेगा तो वह नहीं लहरेगा। देखिए एक क्रियाकलाप करके दिखलाया गया है कि एक कैंडल यहाँ लहर रहा है और नीचे से हवा जाने के लिए जगह छोड़ा हुआ है, ऊपर से भी एयर जा रहा है, ऊपर से भी एयर, इधर से भी एयर जा रहा, ऐसे जा रहा। देखिए बाहर से भी आसानी से या बिना धुआं के साथ, कोई किसी भी प्रकार का धुआं इसमें से नहीं निकल रहा है और यहाँ पर पूर्ण दहन हो रहा है। ऑक्सीजन अच्छा तरह से मिलेगा तब पूरा अच्छा तरह से दहन होगा
और कोई भी यहाँ पर धुआं हुआ नहीं निकल रहा है। लेकिन ये जैसे जो लकड़ी के गुटका पर शीशा रखा हुआ था, लकड़ी के गुटका पर शीशा रखा हुआ था और नीचे से हवा जाने के लिए जगह छोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर गुटका को हटा लिया गया और यहाँ पर शीशा को लकड़ी से सटा दिया गया और इसमें से हवा नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर से हवा आ रहा। लेकिन पूर्ण दहन के लिए यहाँ से एयर हवा जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पर अपूर्ण दहन हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन हो रहा है। अपूर्ण दहन के कारण धुआं निकलना शुरू हो गया, ऑक्सीजन कम मिलेगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि अच्छा तरह से कैंडल नहीं जल पा रहा है। लेकिन जैसे ही नीचे से तो पैक था ही, ऊपर भी बंद कर दिए, कंप्लीटली यह बुझ गया। तो यहाँ पर हमें यही सीखना है कि ऑक्सीजन के बिना कोई पदार्थ दहनशील पदार्थ नहीं जल सकता है। उसे जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए। और ऑक्सीजन इतना ही नहीं काम करता है, हमारे घरों में भोजन को खराब होने में भी मदद करता है और हम लोग को जीने में भी मदद करता है। हम लोग जिंदा हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए, स्थिति 1 में हवा मिल रही है और मोमबत्ती निर्बाध जलती रहती है लगातार। नीचे से हवा क्या हो गया? बंद हो गया। ज्वाला में कंपन शुरू हुआ और साथ में धुआं भी निकलना शुरू हुआ। स्थिति सी में देखिए, तीसरा में ऊपर से भी ढक बंद, तो आग क्या है? बुझ जाती है। ऊपर नीचे तो बंद यहीं पर हो गया था, यहाँ पर ऊपर भी बंद हो गया, पूरा कंप्लीटली यह बुझ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्रियाकलाप से यही सीख मिलता है कि ऑक्सीजन के बिना कोई दाह्य पदार्थ नहीं जल सकता है। आगे देखिए, ये देखिए ज्वालन दहन का ये भी शर्त है। नंबर 1 में हो गया कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। अब यहाँ नंबर 2 में आ गया कि ज्वलनशील पदार्थ है, हवा भी, ऑक्सीजन भी है और ज्वलनशील पदार्थ भी है, तो कोई जल्दी जल जाता है और कोई लेट में लहरता है। जैसे मैं एक लकड़ी लाएं, एक लकड़ी का लट्ठा लाएं यहाँ पर, और क्या इसे माचिस से मारेंगे तो क्या तुरंत ही लहर जाएगा? एक माचिस में धर लेगा? नहीं। लेकिन यही यहाँ पर क्या करेंगे? कागज रहेगा, क्या रहेगा? कागज रहेगा, तो ये फट से लहर जाएगा। कागज मान लिया कि यहाँ पर है, कागज क्या है? फट से लहर जाए। इसको लहराएंगे माचिस के तीली से, तब फट से लहर जाएगा। अब पोरा उरा लहराइएगा, एकदम तुरंत ही लहर जाएगा, ठीक ना? तो उसी को कहते हैं ज्वलन ताप। जो जल्दी लहर जाएगा उसका ज्वलन ताप कम रहेगा, और जो देर से लहरेगा उसका ज्वलन ताप ज़्यादा रहेगा। जैसे में पेट्रोल का ज्वलन ताप ज़्यादा रहेगा कि लकड़ी का रहेगा? तो क्या रहेगा? पेट्रोल का, लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा और पेट्रोल का ज्वलन ताप कम, क्योंकि वह तुरंत ही लहर गया। ज्वलन ताप का अर्थ क्या होता है? जैसे में इसको गर्म होते 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 इसका अणु जो होता है टूट जाता है और वही टूट करके लहरना शुरू कर जाता है। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। जो भी लहरता है वो कार्बन के बने होते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ज्वलन ताप क्या है? इसको क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम ताप, इसका परिभाषा है यह, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है
उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप की प्राप्ति किए बिना कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। ये अलग बात है किसी का ज्वलन ताप बहुत कम है या किसी का ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा है। अब देखिए महत्वपूर्ण नियम क्या है। ज्वलन ताप हो गया क्लियर। जैसे में देखिए यदि पदार्थ का तापमान कह रहा है, यदि पदार्थ का तापमान ज्वलन ताप से कम हो, ज्वलन ताप ज़्यादा, ज्वलन ताप ज़्यादा है पदार्थ का, ऐसा समझिए ना, जिसका ज्वलन ताप कम वो क्या हुआ, जल्दी लहरेगा, और जिसका ज्वलन ताप ज़्यादा वह देर से लहरेगा। तो यदि पदार्थ का ज्वलन ताप जो है से ज्वलन ताप रहेगा ज़्यादा, तो ये क्या लिखा है, यदि पदार्थ का ज्वलन ताप, मिट्टी का तेल, देखिए यहाँ देखिए, यदि पदार्थ का इसको छोड़िए, इसको ध्यान मत रखिए, इसको ध्यान में मत रखिए। आग ज्वलन ताप कम रहेगा तो आग नहीं लहरेगी, ज्वलन ताप ज़्यादा रहेगा, और किसी पदार्थ का ज्वलन ताप के प्राप्त, ये ध्यान रखिए, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप प्राप्त किए बिना उसमें आग नहीं लहरेगा। अगर ज्वलन ताप मान लीजिए कि किसी को ऐसा समझिए, किसी का ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, जब तक यहाँ 20 डिग्री नहीं गर्म होगा वह नहीं लहरेगा। अगर इसको हम देखें, मान लें कि लकड़ी का लट्ठा है, इसका ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस है और हम देंगे 15 डिग्री सेल्सियस, मोमबत्ती से लहराएंगे तो इसमें ताप देंगे 15 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो नहीं लहरेगा। जब तक के 20 पूरा नहीं होगा तब तक यह नहीं लहरेगा। ये कह रहा है कि जब तक इसका, मान लिया किसी का ज्वलन ताप है 50 डिग्री सेल्सियस, तब जब तक 50 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं गर्म करेंगे तब तक यह नहीं लहरेगा। कहने का अर्थ यही है। देखिए मिट्टी के तेल भी इस लकड़ी, मिट्टी का तेल जल्दी लहर जाएगा क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा है, इसलिए लकड़ी देर से लहरेगा। तो मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है, इसीलिए यह जल्दी आग पकड़ लेता है। माचिस कमरे के तापमान पर माचिस अपने आप नहीं जलती क्योंकि उसका भी तापमान ज्वलन ताप से कम होता है। माचिस जो बनाया हुआ रहता है इसका तापमान क्या होता है, ज्वलन ताप से कम होता है। अगर ज्वलन ताप पहले ही दे देगा तो जहाँ के तहें हो, इसका ज्वलन ताप जब मिलेगा तो यह लहर जाएगा। देखिए मिट्टी का तेल, यहाँ क्या है जी, मोमबत्ती का ज्वलन ताप क्या है, अधिक है, और मिट्टी का तेल का ज्वलन ताप कम है। माचिस मारेंगे फर, और हल्का सा दिवाली वाली में मोमबत्ती जलाते होंगे तो इसको थोड़ा सा माचिस मार के हल्का सा रुकिएगा तब लहरेगा। आगे देखा जाए, ज्वलन ताप समझ में आ गया होगा कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। गतिविधि एक क्रियाकलाप करके सिखलाया जा रहा है कि ज्वलन ताप कितना जरूरी है। देखिए कागज़ के एक प्याला बनाया गया है, ठीक ना, और कागज़ को खाली मोमबत्ती के पास लेते हैं तो कागज़ जल उठता है। लेकिन इसी का देखिए इसमें पानी को भर दिया जाए, कागज़ का है बनाया हुआ है, ये प्याला जो है से कागज़ का बनाया हुआ है और ऊपर से पानी को भर दिया गया है और नीचे से मोमबत्ती से लहराएंगे। देखिए जब तक ये कागज़ ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक के कागज़ नहीं लहरेगा। अब देखिए यहाँ हो रहा है क्या, पानी रखा हुआ है और कागज़ वाला कप में और नीचे से कैंडल को जला रहे हैं,
जैसे ही कागज जलना शुरू करता है बेचारा, पानी के कण उसको ठंडा कर देता है, और जो गर्म पानी ऊपर भागता है, ऊपर के पानी फिर नीचे आके उसी को कागज को ठंडा कर देता है। यही प्रक्रिया होते रहता है। कागज जब जलने के लिए सोचता है तो उसको पानी क्या कर देता है, ज्वलन ताप को कम कर देता है। इस प्रकार कागज नहीं जलता है, पानी अंदर गर्म हो जाता है। ठीक ना। तब पानी से भरा हुआ कप है और यह जल नहीं पाता है, क्योंकि ज्वलन ताप के प्राप्ति कागज नहीं कर पाता है। और नहीं कर पाता है क्यों? क्योंकि पानी उसको बार बार ठंडा करके टेम्परेचर को पूरा नहीं होने देता है। कारण देखिए, आग की ऊष्मा चालन आग द्वारा पानी में चली जाती है ना। चालन ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से ऊष्मा का परिसंचरण होता है। अगर यहाँ पर हम एक प्याला को, खैर हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे, ठीक ना। एक प्याला है और एक कप में यहाँ पर रखा हुआ है चाय। तेरे को उल्टा बना दिया जी, नीचे में कौन पकड़ता है। चलिए यहाँ पर एक प्याला है और क्या इसको, और इसमें से भाप निकलेगा, पूरा वाष्प निकल रहा है, पूरा चाय से भरा हुआ है। तो देखिएगा इधर डंटी भी गर्म हो रहा है, इसमें चाय डाला हुआ टी है, इसमें टी है। तो चाय जो गर्म है, नीचे टेबल पर रखा हुआ टेबल भी गर्म हो रहा है, कुछ ऊपर भी जा रहा है। तो और हवा के कण आ रहा है, छू छू के जा रहा है। तो तीनों विधि से करीब 11-12 में पढ़ना है। आगे देखिए, आग की ऊष्मा का चलन विधि से द्वारा पानी में चली जाती है। जो भी लहराते ना यहाँ पर इसका ऊष्मा सब पानी में चला जाता है और कागज के ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होने देता है। पानी की उपस्थिति में कागज का तापमान उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता, इसी कारण कागज नहीं जल पाता है। आगे देखिए, माचिस का भी एक निश्चित ज्वलन ताप होता है। माचिस का भी एक निश्चित ज्वलन ताप होता है। नहीं तो माचिस हम लोग घर में रखे हुए रहेंगे, ज्वलन ताप की प्राप्ति करेगा, स्वतः ही जल जाएगा। तो ऐसा ही टेम्परेचर पर इसको बनाया गया है कि इतना घर्षण करेंगे तो इसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी, यह स्वतः लहर जाएगा। इसीलिए घर्षण से पढ़ाए हैं कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। माचिस का इतिहास देखिए, प्राचीन इतिहास में 5000 साल पहले मिस्र में गंधक यानी कि सल्फर, जिसका रोल नंबर कितना होता है 16, और संकेत क्या होता है एस, ये सब पढ़ाए हैं। डूबे गए चीड़ की लकड़ी, मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े। देखिए, तीली का सीरा, एंटीमनी ट्राई सल्फर प्लस पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और प्लस पोटेशियम क्लोरेट को मिला करके बनाया हुआ रहता है, ठीक ना। और रगड़ने से क्या होता है जी, रगड़ने वाली सतह पूर्णतः कांच के रहता है। ये वाला है ना रुखड़ा खुरदरा, हम पढ़ाए हैं कि जहाँ रुखड़ा होगा वहाँ घर्षण अधिक होगा, और जहाँ घर्षण अधिक होगा वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगा। जैसे घर्षण किया तो ऊष्मा उत्पन्न हुआ और ज्वलन ताप के प्राप्ति कर लिया, अब यह जल उठा। देखिए, माचिस में होता है कौन फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस होता है जो कमरे के ताप पर ही लहर जाता है। रासायनिक प्रक्रिया देखिए, रगड़ने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदलता है। रगड़ने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदलता है, और श्वेत फास्फोरस का लक्षण है कि स्वतः जलने का क्षमता रखता है। यह पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा देता है, जिससे क्या होता है जी, आग पकड़ लेता है। किससे करता है जी,
याद रखिएगा, माचिस का तीली लाल फास्फोरस का बना होता है, रगड़ने पर यह श्वेत उजला फास्फोरस में बदल जाता है। इसका तो लक्षण ही होता है कि कमरे के ताप पर यह लहर जाता है, माने कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर में यह लहर जाएगा। यह पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा देता है जिससे आग लग जाती है। आगे देखिए, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ ये सब क्या है, दहन का शर्त है कि ऑक्सीजन को चाहिए, फर्स्ट में चाहिए ऑक्सीजन और दूसरा में ज्वलन ताप की प्राप्ति तबे लहरेगा, और तीसरा में ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। तो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, बिना ज्वलनशील पदार्थ के दहन संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ, कोई तीनों में शर्त है इसका, तीनों में से कोई एक हट जाएगा तो लहरेगा नहीं। मान लिया कि ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है और क्या कर दिए हैं, ज्वलन ताप की प्राप्ति भी करवाए हैं, और क्या कर रहे हैं, दहनशील पदार्थ नहीं है, वो पत्थर है या कांच है, वो लहरेगा नहीं लहरेगा। तो तीनों चाहिए। मान लिया कि हम लकड़ी के लेकर आए या तो पेट्रोल लेके आए हैं और ऑक्सीजन के हटा दिए, क्या लहरेगा? नहीं लहरेगा। जैसे में कागज लाए थे हम लहराने के लिए, मोमबत्ती से लहरा रहे हैं, ऊपर से डाल दिए पानी, ज्वलनशील पदार्थ की जो होता है से ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगा, तो ज्वलनशील पदार्थ होते हुए भी वह नहीं लहरेगा। कागज था और ऊपर से पानी डाल दिए तो ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वह नहीं लहर रहा था। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसका परिभाषा है ज्वलनशील पदार्थ की, कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है, क्या कहलाएगा? ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। जैसे में देखिए पेट्रोल है, फिर एल्कोहल भी लहरता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी भी लहरता है, ठीक ना। देखिए ईंधन और वायु, क्या क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, वायु की उपस्थिति चाहिए और ऊष्मा चाहिए, ज्वलनशील ज्वलन ताप की प्राप्ति चाहिए। आगे देखिए, ये सब आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे? देखिए आग पर नियंत्रण, फायर कंट्रोल सिद्धांत, आग बुझाने के लिए वायु की आपूर्ति काटना या ईंधन का ताप कम करना आवश्यक है। कहीं पर आग लग जाएगा, तीनों में से एक को हटा देना है। चाहे ज्वलन ताप के हटाइए, मैंने कहा ठंडा उसको कर दीजिए, ताप उसका हट गया। जैसे मैं लकड़ी लहर रहा है, उसको हम बुझाना चाहते हैं तो गर्म है यानी कि जल रहा है, यानी कि ज्वलन ताप के प्राप्ति पर वह आग लहर रही है, और उस लकड़ी को ठंडा कर दिए पानी डाल के, तो क्या हो गया? ज्वलन ताप की प्राप्ति न हो, ठंडा हो गया तो लहरना बंद कर देगा। या ऐसा हम करते हैं, पानी नहीं डालेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देंगे, तो ऑक्सीजन के प्रवाह रुक जाएगी तो भी आग बुझ जाएगी। ये तो फिर ज्वलनशील पदार्थ जो है उसके आसपास लकड़ी वगैरह जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको एक हटा दीजिए, तीनों में से एक को हटा दीजिए तो आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे मैंने कह रहा है यहाँ कि आग बुझाने के लिए वायु की आपूर्ति को काटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायु में O2 होता है, O2 ऑक्सीजन होता है 21%, जो कि आग को जलने में मदद करता है। तो कम करना आवश्यक होता है। जल का उपयोग करते हैं, यह ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। माने कि जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री था,
ज्वलन ताप, उसको कम करके कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, क्या अब लहरेगा? जब तक 30 नहीं होगा, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप, जलने का ताप 30 है, तो जब तक 30 नहीं होगा तब तक नहीं लहरेगा। यानी कि 10 हो गया तो नहीं लहरेगा, आराम से कण घटिएले रहेगा। कब लहरेगा? जब 30 पहुँचेगा तब लहरेगा। यह ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करने से ज्वलन ताप कम जाता है। जल वाष्प, वायु की सप्लाई रोक दो। ये बाबू, जहाँ वायु जा रहा है, जिस तरह से शीशा के अंदर जो कैंडल था कैसे ऊपर से रोक दिए, वायु का प्रवाह, आग स्वतः बुझ गया। तो यानी कि वायु की सप्लाई को रोकना पड़ेगा। सावधानी क्या रखना है जी? काउजन में क्या रखना है? बिजली की आग पानी नहीं डालना चाहिए, करंट लग सकता है। बिजली की आग लगेगा, पानी डालिएगा। अब पानी में क्या अम्ल या क्षार या लवण रहता है, इधर का पानी इधर उधर का, आंसू तो जल नहीं, और वो क्या कहता है, उससे बिजली प्रवाह हो सकती है। तो क्या तेल पेट्रोल की आग पानी से भारी होने के कारण तेल से और पेट्रोल से आग लगेगा, तो वहाँ भी आपको पानी से आग को नहीं बुझाना है, क्योंकि तेल और पेट्रोल पानी से हल्का होता है, तो इसीलिए आग को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पानी मारेंगे तेल और पेट्रोल पर, पानी चला जाएगा नीचे, तेल और पेट्रोल पानी से होता है हल्का, तब पानी के ऊपर आ जाएगा, आग कंटिन्यू लहरते रहेगा। तो इसीलिए पानी से भारी होने के कारण तेल के नीचे चला जाता है। तेल पेट्रोल की आग पानी से भारी होने के कारण तेल के नीचे चला जाता है। पानी क्या चल जाएगा जी? तेल के नीचे, यानी कि पानी नीचे और तेल ऊपर, आग लहरते रहेगा। और बिजली वाला में जहाँ बिजली से आग लगेगा वहाँ अगर डालिएगा पानी, तो पानी जो होता है से उसमें अम्लीय या क्षारीय कुछ न कुछ रहेगा, उसमें अशुद्धि मिला हुआ, जिसके वजह से पानी बिजली का प्रवाह होता है। यानी कि पानी जो इधर लोकल पानी है वो विद्युत का सुचालक होने के कारण करंट लग सकता है, इसीलिए पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए अग्निशामक में क्या स्थिति है, देखिए क्या क्या रहता है। अग्निशामक में देखिए H2SO4 बीचे रहता है, H2SO4 भरा हुआ, क्या रहता है? ये अम्ल रहता है, H2SO4 रहता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसमें क्या रहता है? यहाँ पर रहता है, एगो रहता है, इससे एगो रहता है, इससे दो रहता है, ठीक ना। यहाँ से इसमें रहता है, इसमें रहेगा NaHCO3, इसमें रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, अब बीचे रहेगा कौन? रहेगा H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही बटनमा चिपेगा तो ई में से निकलेगा, ई में से निकलेगा और यहाँ मिलेगा, ई में से निकलेगा यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिल के क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और ऊपर निकलेगा और ऑक्सीजन को हटा करके अपने बैठ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता ना है कि जाके एक परत बना देगा, जहाँ आग लहरता है एक ऐसे परत बना देगा, और बाहर के आने वाला जितना एयर है सबको रोक देगा। और यहाँ यदि आग लहर रहा था तो आग के पास ऑक्सीजन को, बाहरी हवा को जाने नहीं देगा, और इस प्रकार आग को बुझा देता है। दोनों मिलता है, ये दोनों अभिक्रिया करता ना है, तो भारी मात्रा में CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम उपयोग, बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील वस्तुओं के लिए सर्वोत्तम है। कार्यविधि देखिए, CO2 ऑक्सीजन से भारी होता है, यह आग को कंबल की तरह लपेट लेता है। कौन? CO2। ये क्या किसका परत है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। ईंधन यहाँ जो लहर रहा था, मान लिया कि यहाँ ईंधन लहर रहा था,
लेकिन ऊपर से ऑक्सीजन का आपूर्ति, ईंधन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, दोनों का बीच में कौन आ गया ये CO2 का एक लेयर। अब दोनों में संपर्क नहीं होगा, आग नहीं लहरेगा। तो इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। सिलेंडर से निकलने पर यह ठंडी होकर फैलती है। ईंधन का तापमान कम रहता है। ईंधन का तापमान क्या करेगा जी, कम करता है। आगे देखिए, दहन के प्रकार। दहन पूरा एक ही वीडियो में समाप्त है। देखिए, लॉन्ग में डिटेल्स में हम क्लास में पढ़ाए हैं। दहन के प्रकार की देखिए, टाइप्स ऑफ कंबेशन, मतलब दहन के प्रकार। एगो होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन जो मतलब तेज़ी से, जैसे में LPG, CNG, माचिस मारिए, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, माचिस मारिए, बस फटाक से एकदम तेज़ी से लहरता है। क्या लकड़ी और कोयला में भी ऐसा होता है? नहीं, लकड़ी और कोयला में ऐसा नहीं होता है। जब गैस तेजी से जलती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ये क्या है जी? LPG है, LPG। ये क्या है? ये तीव्र दहन है। स्वतः दहन, बम है, बम है, एक बेग बूम से फट गया, क्या हो गया? तो स्वतः दहन ना, स्वतः दहन मतलब अपने आप जलना, ये तो ब्लास्ट हो जाएगा। स्वतः दहन मतलब जंगल की आग, जैसे जेठ वैसाख के मौसम में, लू के मौसम में देखते हैं कि जंगल उंगल में आग लग गया ऑटोमेटिक। आग कोई लगाता नहीं है, ऑटोमेटिक सूर्य के टेम्परेचर के कारण, एकदम खूब गर्मी के कारण गर्म ठंडा रहता है। गर्म होते 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 जितना घास फूस होता है, ज्वलन ताप के प्राप्ति करता है और स्वतः अपने आप लहर जाता है। तो उसी को कहते हैं स्वतः दहन। देखिए, बिना किसी पत्थर या कारण के अचानक जल उठना, फास्फोरस, कोयले की धूल, ये सब क्या होता है जी? जैसे में फास्फोरस क्या है? ऑटोमेटिक कमरे के तापमान पर उजला फास्फोरस स्वतः जल जाता है। विस्फोट क्या है जी? तीसरा में देखिए, एक होता है तीव्र दहन, दहन के प्रकार बोलेगा, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। ये बम वाला है, दिवाली वाले पटाखा, दिवाली वाले पटाखा है। ये बम वगैरह जो भी छोड़ते हैं, पटकौआ बम, ये सब स्वतः विस्फोट कहलाता है। देखिए, एक्सप्लोजन, आकस्मिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, इसको क्या कहेंगे? विस्फोट। जैसे बम उम दिवाली में छोड़ते थे, वो विस्फोट कहलाएगा। ज्वाला क्या है जी? ज्वाला हम फर्स्ट में ही बताए थे, ज्वाला नियम। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। यही वाला है ज्वाला। ये क्या है? ज्वाला है। ज्वाला के साथ लहरता है, यही ज्वाला है। ये ज्वाला है। देखिए, मोमबत्ती के ज्वाला, मोमबत्ती पिघला हुआ मोम वाष्पित होता है, ज्वाला बनाता है। मोमबत्ती का मोम जो होता है पिघल करके वाष्पित होता है और यही ज्वाला के रूप में लहरता है। लकड़ी का कोयला यह वाष्पित नहीं होता है, ज्वाला नहीं बनाता। पूछेगा क्या लकड़ी का कोयला ज्वाला के साथ लहरती है? नहीं, ये ज्वाला के साथ नहीं जलती है। कोयला का शुद्ध रूप होता है कोक, कोयला का शुद्ध रूप कोक, वो भी ज्वाला नहीं बनाता है। कोयला का शुद्ध रूप कोक, और लकड़ी का कोयला भी ये लहरता है तो सिर्फ लौ के साथ जलता है, ये ना कि आग के लपटे निकालता है। आगे देखिए, ज्वाला की संरचना देखिए, ज्वाला का संरचना देखिए। ज्वाला का संरचना, बाह्य क्षेत्र देखिए कहाँ, ज्वाला का 3 क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र में से कहाँ ज़्यादा ऊष्मा होता है, कहाँ कम ऊष्मा होता है।
कहाँ पूर्ण दहन होता है, कहाँ पर अल्प दहन होता है, कहाँ पर निम्न दहन होता है, ये देखना है। देखिए बाह्य क्षेत्र, देखिए बाह्य क्षेत्र पूछेगा कि ज्वाला का तीनों क्षेत्र में से स्पष्ट दिखलाई दे रहा है, ये पहला क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है, एक काला भाग तीसरा क्षेत्र है। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होता है, बाह्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र ये वाला, सॉरी, मध्य क्षेत्र और ये आंतरिक क्षेत्र। तीनों में से कहाँ अच्छा से दहन होगा? देखिए बाहरी क्षेत्र में O2 का खूब मिलन होता है, O2 का खूब मिलन होता है, तो क्या होगा जी? पूर्ण दहन होगा। बाहर से थोड़ा सा कम दहन होगा, जो यानी कि जहाँ पूर्ण दहन होगा वहाँ हीट ज़्यादा होगा। हीट का होगा जी? ज़्यादा होगा। इसमें हीट थोड़ा सा कम होगा। मध्य में क्या ऑक्सीजन बाहर से बचेगा तब ना यहाँ आएगा, तो यहाँ मध्य दहन में हल्का सा हीट कम होगा। देखिए पूर्ण दहन, सबसे गर्म भाग, ज्वाला के कौन सा भाग सबसे गर्म भाग होता है? तो ज्वाला के बाहरी भाग सबसे गर्म भाग होता है। ज्वाला के कौन सा भाग, अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आया, O2 आया, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा यहाँ, इससे कम मिलेगा यहाँ, और इससे कम मिलेगा यहाँ, तो सबसे कम मिलेगा यहाँ। तो जहाँ ऑक्सीजन कम मिलेगा वहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होगा। तो जहाँ ज्वाला के कौन सा क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? बाहरी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा उष्मा? बाहरी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में सबसे कम दहन? तो क्या बोलेगा कि बोलना है आंतरिक भाग में। देखिए मध्य क्षेत्र में ये आंशिक दहन होता है, पूरी तरह से दहन यहाँ नहीं होता है, आंशिक दहन होता है और कम गर्म होता है। बाहरी भाग से थोड़ा कम गर्म होता है, इससे और कम गर्म होता है आंतरिक क्षेत्र। ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इनर जोन। क्या है जी? इनर जोन। बिना जले मोम की वाष्प सबसे कम गर्म रहता है। बिना जले मोम के वाष्प सबसे कम गर्म होता है। तो याद हो गया कि ज्वाला के कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म? बाहरी, उससे कम बीचे वाला, उससे कम नीचे वाला। सबसे ज़्यादा पूर्ण दहन कहाँ होगा? पूर्ण दहन बाहरी क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कम दहन कहाँ होगा? आंतरिक क्षेत्र में। सबसे कम उष्मा भी रहेगा आंतरिक क्षेत्र में, गर्म। ज्वाला के अनुसार क्या है जी? देखते हैं ज्वाला के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग क्या है? देखिए सुनार और ज्वाला। सुनार सोने चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग नीले क्षेत्र का उपयोग करता है। कारण क्या है जी कि यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है? पूछेगा कि सोनार जो है से ज्वाला के कौन से भाग का प्रयोग करता है? वह अपने फूकनी से। तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करता है फूकनी से। सोने चांदी के जो होते हैं आभूषण, टूटे हुए आभूषणों को जोड़ने के लिए या फिर पिघलाने के लिए। सोनार ज्वाला के कौन से भाग का प्रयोग करता है? तो बोलेंगे कि ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, फूकनी कहते हैं उसको। ईंधन और दक्षता। देखिए सस्ता और सहज। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे बाबू? आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? वैसे ईंधन जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए और आसानी से उपलब्ध हो जाए और आसानी से जले, जलते समय किसी भी प्रकार का धुआं न देवे, वो क्या कहलाएगा? आदर्श ईंधन कहते हैं। और क्या? उसे आसानी से परिवहन किया जा सकते, यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा सके और आसानी से जले भी और सस्ता में भी मिले, उसी को कहेंगे आदर्श ईंधन। सस्ता और सहज उपलब्ध होना चाहिए, ये नहीं कि महंगा। वायु में समान दर से सुगमता पूर्वक जले, आसानी से जले, ये नहीं कि खूब भाभा धुआं फेंकी थे।
अधिक मात्रा में ऊष्मा भी देना चाहिए, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी देना चाहिए। कोई हानिकारक अवशेष न छोड़े, ये न कि लहरैली हाथना निकल गल राखे अवशेष, तो ऐसा नहीं। गैस चूल्हा में क्या निकलता है अवशेष, राख उख फेंकने का रहता है झंझट नहीं। आगे देखिए, ईंधन का दक्षता इफिशियंसी पावर, ऊष्मीय मान किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कहलाता है। जैसे में देखिए मात्रक यूनिट में, ऊर्जा के मात्रक यूनिट में किलो जूल प्रति किलो जूल, केजी किलो जूल या तो केजी में मापते हैं। ऊष्मा के मात्रक जूल होता है या किलो जूल होता है, ये मात्रक है कौची में मापते हैं। जिस प्रकार आटा तेल, आटा दाल चावल इसको केजी में मापते हैं, उसी तरह से ऊष्मा के मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। ऊष्मा के मात्रक जूल होता है। आगे देखिए, विभिन्न ईंधन का ऊष्मीय मान। देखिए ऊष्मा मान किसका कितना ऊष्मीय मान है, किससे कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा देखा जाए। गोबर के गोईठा से कितना ऊष्मा निकलेगा जी, गोबर के उपले मतलब गोईठा, गोईठा से कितना 6000 से 8000 निकलेगा ऊष्मा। लकड़ी से कितना ऊष्मा निकलेगा, 17000 से 22000 ऊर्जा निकलेगा। कोयला से कितना निकलेगा जी ऊष्मा, 25000 से 33000। आप पेट्रोल या डीजल से कितना निकलेगा, 45000। और एलपीजी से कितना निकलेगा, 55000। और हाइड्रोजन यही है भविष्य का ईंधन, इससे तो कहना ही नहीं है। कितना 1.5 लाख निकलेगा जूल। कितना निकलेगा, 1.5 लाख निकलेगा इससे ऊर्जा। सबसे ज़्यादा किसका है जी उसमें, किस ऊर्जा का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। इसको जलने से कितना ऊर्जा मिलता है, 1.5 लाख जूल। और किसको मिला, गोबर के कितना मात्र 6 से 8000, और लकड़ी से 17000 से 22000, कोयला के 25000 से 33000, और डीजल पेट्रोल से माने कि हम लोग सेकेंड एलपीजी का प्रयोग करते हैं 55000। इसको तो कहना ही नहीं है। इसी को कहते हैं भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसी को आवारा गैस भी कहते हैं, आवारा तत्व, आवारा तत्व, आवारा तत्व कहते हैं यही हाइड्रोजन का। इसी को कहते हैं भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नोट, एलपीजी की दक्षता लकड़ी और कोयले से काफ़ी अधिक होती है। एलपीजी के ऊष्मीय मान लकड़ी और कोयला से काफ़ी अधिक होता है। आगे देखिए, ईंधन के दहन के हानिकारक प्रभाव क्या होता है जी। ईंधन को लहरने से क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ईंधन दहन के हानिकारक प्रभाव क्या है। देखिए ईंधन जब लहरता है, ईंधन जब लहरता है तो उसमें से कुछ हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं जो हम लोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। श्वास रोग, लकड़ी कोयले से निकलते हुए सूक्ष्म कार्बन का कण हवा में मिलते हैं जो दमा हैजा रोग पैदा करते हैं। क्या, कार्बन के कण, कार्बन डाइऑक्साइड के कण जो हवा में मिलते हैं और वही हम लोग सांस लेते हैं तो दमा रोग होता है, ठीक ना। और क्या रोग होता है जी, जैसे रोग पैदा करते हैं दमा रोग जैसे। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो दमा रोग क्या हुआ, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी को यदि आप जलाते हैं, पूर्णतः जलता है तो CO2 निकलता है, और लकड़ी को अपूर्ण पूरी तरह से नहीं लहराते हैं तो CO निकलेगा। ईंधन के भी जलता है, जो गाड़ी का जो ईंधन होता है ना पेट्रोल और डीजल, वो पूर्णतः जो
खराब गाड़ी होता है तब भभा भभा खूब धुआं फेंकता है, तो उसमें से अपूर्ण दहन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, CO निकलता है, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे शरीर के खून में बहुत तेज़ी से मिलता है, ठीक है ना। आइए इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड CO अपूर्ण दहन से पूरी तरह से ईंधन नहीं लहरेगा तो यह CO पैदा करेगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगा, ठीक ना। यह कैसा होता है जी, नेचर में कैसा होता है, यह नेचर में विषैला होता है। चेतावनी, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा हो सकता है। अंगीठी मतलब गोइठा वोठा या कोई लकड़ी उकड़ी आग बोरसी में ना लहराते हैं, लहरा के सूझ जाएंगे, हो सकता है धुआं वुआं भरा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा भर गया, और क्या हो जाएगा कि धुआं भरेगा तो ऑक्सीजन कमेगा, और जो लहराए हैं इसको देखिए, सोया हुआ व्यक्ति है जो लहराया है उसका ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो फिर क्या बदल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना शुरू होगा, ये सब निकलेगा और भीतर भीतर दम के घोंट के मुआ देगा, ऑक्सीजन के आपूर्ति नहीं मिलेगा और धीरे धीरे शरीर में फैल जाएगा, वह मर जाएगा। इसीलिए सावधानी बताया जा रहा है कि कभी भी ऐसा ठंडा के मौसम में न करें। आगे देखिए, विश्व उष्णन जिसको कहते हैं, विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, क्या है जी, अर्थ, ये अर्थ क्या है जी, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों पट्टी क्या होता है जी, हवा होता है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, हवा, इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, वायुमंडल नाम रखते हैं, क्या है, वायुमंडल नाम रखते हैं। तो देखिए विश्व उष्णन कैसे बढ़ रहा है, देखिए जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अर्थ का, पृथ्वी के गर्म होने को, पृथ्वी जो है ना गर्म होता है उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी देखो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, जो पृथ्वी पर जितना आचरा कचरा कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा पृथ्वी के चारों पट्टी जो होता है गैस का, हवा गैस का होता है मिश्रण, उसको नाम रखते हैं वायुमंडल। और यही वायुमंडल में अगर CO2 के मात्रा, CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा इसी वायुमंडल में, तो CO2 के एक लक्षण है, क्या लक्षण है, गर्मी को पकड़ के रखना। CO2 का लक्षण क्या है जी, गर्मी को पकड़ के रखना, गर्मी को पकड़ के रखेगा। हमने क्या इडली डोसा बनेंगे, जहाँ गर्मी टेम्परेचर खूब हवा में बढ़ जाएगा, यही पृथ्वी पर ना हम लोग भी हैं, और आराम से क्या हो जाएगा, खूब गर्मी बढ़ेगा, तो गर्मी के मौसम आ ही रहा है, क्या होगा हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, वातावरण में CO2 के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान क्या है जी, बढ़ जाता है, और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। एक ग्लेशियर कहाँ के बात कर रहा है, उत्तर भारत में जितना भी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जितना भी ये सब हिमालयी क्षेत्र है, उधर क्या होता है, पहाड़ पर जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ़ के चट्टान है, सियाचिन, सब जितना भी वो सब है, बर्फ़ पिघलेंगे और क्या होगा, समुद्र में जाकर के गंगा नदी से होते हुए समुद्र में जाके बंगाल के खाड़ी में गिरेंगे, और ग्लेशियर पिघलना शुरू होगा, तो उधर तो ग्लेशियर पिघलेगा, लेकिन इधर क्या होगा, हम लोग तरफ तो सब है नहीं, क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा, हम लोग यही गर्मी में बेचैन महसूस करेंगे। किसके कारण, ये सब का जिम्मेदार कौन होगा, CO2। पृथ्वी से जो सूर्य से जो गर्मी आती है धरती पर, धरती से बाहर जा ही नहीं देता है, गर्मी नीचे ही रह, हम तो रखित नहीं, तू भागवे का है, धरती से बाहर वायुमंडल में उसको जा ही नहीं देता है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वायुमंडल में, तब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाबू 0.03%, और धरती में कितना होता है बाबू, धरती के अंदर ही में 0.02%, हवा में 3%, 0.03%,
और धरती में 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यही हवा में होता है, से यही गर्मी को पकड़ के रखता है। अम्ल वर्षा का भी कारण होता है जी, ध्यान दो। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड रेन, एसिड रेन। देखिए एसिड रेन में क्या क्या होता है जी, देखिए कारण सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 न है, NO2 नहीं लिखा हुआ है, नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब क्या करेगा जी, ये दोनों मिलेगा ना जी, तो सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यहाँ पर इसको मिटाते हैं सबके, ध्यान दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, ये बना देंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेगा, SO2 और NO2 मिलेगा तो क्या बना देगा, अम्ल वर्षा बना देगा, एसिड रेन कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल के क्या बना देगा, बना देगा कुछ अम्ल वर्षा। अम्ल मतलब खट्टा वाला, वो सब खट्टा ना, तेजाब वाला खट्टा। कौन वाला, तेजाब वाला खट्टा, जिस तरह से होता ना है बैटरी का पानी तेजाब, बड़े बड़े। यही अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल के सुंदरता जो व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है उनका सुंदरता नष्ट हो रहा है। और क्या है, वहाँ पर मथुरा के तेल शोधन कारखाना से निकले हुए ये सब SO2 और NO2 के कारण अब फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। ये क्या होता है, अम्ल वर्षा किसके लिए होता है हानिकारक, तो बोलेंगे फसल के लिए, बिल्डिंग के लिए, मिट्टी के लिए यह हानिकारक होता है, क्योंकि मिट्टी भी उपजाऊ नहीं बनेगा, खट्टा हो जाएगा, मिट्टी का ज़मीन खट्टा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो उसमें भी कोई भी फसल नहीं होगा। उसको क्या चाहिए, फसल को उपजने के लिए क्या चाहिए, ना अम्लीय ना क्षारीय चाहिए मट्टी को। सावधान, समाधान क्या है, पेट्रोल डीजल की जगह CNG को जलाएं, वायु में प्रदूषण नहीं निकलेगा, ठीक ना। CNG का पूरा नाम क्या है जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, C से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में बोलेगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में बोलेगा तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में बोलेगा तो कम्पैक्ट, C से कम्पैक्ट, N से नेचुरल, G से गैस। प्राकृतिक में बोलेंगे हिंदी में तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसी का नाम है CNG का। जो देखे होंगे हरा हरा टेम्पो चल रहा है वो है CNG से चलता है। उपयोग करें क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन इसलिए है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, उतना जितना चाहिए उतना नहीं निकलता है, माने कम वायु प्रदूषण कम फैलाता है, उतना नहीं कि जितना डीजल और पेट्रोल फैलाता है। सारांश देखिए लास्ट में इस किताब का अंतिम है, क्या क्या पढ़े हम लोग वो थोड़ा देख लीजिए। दहन के लिए वायु, ईंधन और ऊष्मा आवश्यक होता है। दहन के लिए वायु चाहिए, ईंधन चाहिए और ऊष्मा। दहन के लिए क्या क्या चाहिए, वायु चाहिए, ईंधन मतलब ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ऊष्मा मतलब ज्वलन ताप चाहिए, आवश्यक है। ज्वलन ताप वह क्या है जी, ज्वलन ताप क्या है ये आपको याद रखना है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पर आग लगती है, जिस पर आग लग जाती है, शॉर्ट में लिखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है, ज्वलन ताप कहलाएगी। आग बुझाने के लिए क्या करेंगे, हवा रोकना या तापमान को कम कर देना, यानी उसको तापमान को कम कर दीजिए या फिर हवा को रोक दीजिए। ज्वाला के क्षेत्र अदीप्त माने काला वाला, दीप्त क्षेत्र पीला वाला और ज्योतिहीन क्षेत्र नीला वाला, माने प्रकाश सबसे ज़्यादा बिचला से निकलता है, प्रकाश सबसे ज़्यादा बिचला से निकलता है। तो अदीप्त, सबसे अदीप्त काला क्षेत्र कहाँ होता है जी, दीप्त क्षेत्र क्या होता है, बीचे वाला,
अदीप्त काला क्षेत्र अंदर वाला ए वाला अदीप्त, दीप्त क्षेत्र ए पीला वाला, और ज्योतिहीन इसमें प्रकाश नहीं होता है, याद रखिएगा ए वाला। लगता है ऊपर हल्का छूट गया है वाला, लेकिन हम क्लास में पढ़ाए हैं तो डिटेल्स में पढ़ाए हैं। यहाँ पर वन शॉट था। एलपीजी क्या होता है जी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका कितना होता है? 55, इसको जलाने पर 55,000 किलो जूल निकलता है इसमें से उष्मा। अम्ल वर्षा क्या है जी? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या बनाता है जी? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है बोलिएगा? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर क्या बनाएगा? अम्ल वर्षा। धरती को गर्म होने में कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? धरती, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती को गर्म होने में कौन जिम्मेदार है? तो बोलिएगा CO2 गैस है, धरती को गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। आदर्श ईंधन क्या है जी? आदर्श ईंधन उसे कहते हैं जो सस्ता में उपलब्ध हो, सस्ता में उपलब्ध हो, जिसका परिवहन आसान हो, जलने पर ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं करता हो, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता हो, और जलाने पर सुगमता पूर्वक लहरे। ये सब क्या कहलेगा? आदर्श ईंधन के पहचान है। डेट्स ऑल। यहाँ लास्ट होता है आपका क्लास 8 का विज्ञान दहन और ज्वाला का वन शॉट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।